वो है एक्सरेज। एक्सरेज पढ़ने से पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पढ़ने हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में एक्सरेज की प्लेस कौन सी है? एक्सरेज आपको कहाँ किस जगह पे मिलेंगे? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं उनमें एक्सरेज की क्या पोजीशन क्या है? तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज और देखेंगे एक्सरेज की क्या पोजीशन है वहां पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनमें एक्सरेज की का क्या पोजीशन है? अगर हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखेंगे सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कॉस्मिक रेज की है। देखो, सबसे ज्यादा जो एनर्जी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेज होते हैं वो कॉस्मिक रेज हैं। कॉस्मिक रेज के बाद आता है गामा रेज, उसके बाद आता है एक्स रेज, अच्छा उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज, अच्छा उसके बाद आता है विजिबल रेज, अच्छा विजिबल के बाद आएगा बेटा, विजिबल के बाद आएगा इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड के बाद आएगा आई आर, और इंफ्रारेड के बाद सॉरी इंफ्रारेड के बाद आएगा माइक्रोवेव, उसके बाद आएगा रेडियो वेव। ये इनकी है। इसका मतलब है जो एक्सरेज हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अल्ट्रावायलेट रेज से ज्यादा है और जो गामा रेज है उनसे कम है। अगर हम एनर्जी की कंपैरिजन करेंगे तो बेटा एनर्जी की भी यही होगी, फ्रीक्वेंसी एनर्जी की भी कंपैरिजन यही हो जाएगी। एनर्जी की कंपैरिजन में भी ये क्या होगा, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आई आर, और यूवी के बाद सॉरी विजिबल, यूवी के बाद आएगा विजिबल, अच्छा विजिबल के बाद आएगा आई आर, अच्छा आई आर के बाद आएगा माइक्रोवेव, उसके बाद आएगा रेडियो वेव। तो ये एनर्जी वेव नंबर के हिसाब से भी यही होगा। तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, वेव नंबर भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। अच्छा वेवलेंथ के हिसाब से बेटा वेवलेंथ, अच्छा तो वेवलेंथ लॉन्गर जो वेवलेंथ होगी रेडियो वेव की होगी। बेटा जो रेडियो वेव है उनकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी और एनर्जी कम होती है, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, वेव नंबर भी कम होगा। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? वेवलेंथ जो ज्यादा होती है वो होती है रेडियो वेव की। अच्छा उसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रो के बाद वेव के बाद आता है आई आर, आई आर के बाद आता है विजिबल,
अच्छा, विजिबल के बाद आता है यूवी, यूवी के बाद आता है एक्सरेज, उसके बाद गामा रेज, और उसके बाद आता है कॉस्मिक रेज। इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। और इनकी लॉन्गर वेवलेंथ है। तो ये तरतीब भी आपको याद करनी होगी इनकी, बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है इनकी तरतीब भी। आज हम पढ़ेंगे एक्स रेज। तो एक्स रेज आर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। जो जो एक्सरेज हैं ये भी क्या होते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं। दे हैव मोर पेनिट्रेशन पावर, इनका जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज्यादा होता है, बट लेस देन गामा रेज। गामा रेज इनका पेनिट्रेशन पावर कम होगा। These rays are chargeless, massless, not deflected by ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट नहीं होते ये जो रेज हैं। These rays are more energetic, having more frequency, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अच्छा, एक्स रेज were discovered by Roentgen in 1895 with help of discharge tube experiment। इनको रोंजन ने दरियाफ्त किया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए। और डिस्चार्ज ट्यूब में हम पढ़ कर आए थे कि इसमें स्पेशल टाइप की डिस्चार्ज ट्यूब यूज होती है जिसमें जो कैथोड रेज होते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हिट करते हैं एनोड को। तो ये एनोड में से जो इनविजिबल रेज निकलते हैं जिनकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है उनको हम कहते हैं एक्स रेज। इसका मतलब है जो एक्स रेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एनोड से प्रोड्यूस होते हैं। जब एनोड को टकराएगा कौन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टकराते एनोड को, तो एनोड में से ये एक्स रेज निकलते हैं जिनकी वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है।
अच्छा, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए ये जो रेज थे वो दरियाफ्त हुए थे। उनको कुछ अर्से तक रोंजन रेज भी कहा जाता था, क्योंकि इनको रोंजन ने डिस्कवर किया था, इसलिए कुछ अर्से तक उनको रोंजन रेज भी कहा गया। मगर आजकल उनको एक्सरेज कहते हैं। एक्सरेज में सलाहियत होती है टू पेंटेड पेपर में पास हो जाते हैं, मेटल में से पास हो जाते हैं, ह्यूमन जो फ्लैश होता है उसमें से पास हो जाते हैं इन रेज में। अच्छे एक्सरेज को यूज किया जाता है, मेडिकल में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब बोन की फ्रैक्चर हो जाता है उसमें यूज किया जाता है। एक्सरेज को अगर बॉडी के अंदर बुलेट वगैरह है तो भी एक्सरेज का पता चल जाता है। अगर बॉडी के अंदर मेटल का कोई टुकड़ा रह गया है, पीस रह गया है, तो वो भी एक्सरेज के जरिए पता चल जाता है। अच्छा, एक्सरेज के जरिए एटम का स्ट्रक्चर भी हम मालूम करते हैं। एक्सरेज के जरिए क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी मालूम हो जाता है। क्रिस्टलोग्राफी के अंदर जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है उसका भी पता चलता है एक्सरेज के जरिए, जिसमें पता चलता है कि एटम की अरेंजमेंट किस तरह की है। तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस X-rays are produced when fast moving electrons, बेटा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कैथोड रेज। जो कैथोड रेज होते हैं एक्चुअली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम कहते हैं कैथोड रेज इन डिस्चार्ज ट्यूब स्ट्राइक heavy metal anode। किस तरह बनते हैं? अब देखो, ये एक एलिमेंट है जिसका ये न्यूक्लियस है। अब आते हैं, ये पहला शेल इसका है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो इलेक्ट्रॉन को भी मैं इस तरह लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो के शेल के अंदर ये के शेल है। अच्छा, उसके बाद है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सेकंड शेल है, एल शेल। बेटा ये एल शेल है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, उसके बाद है ये एम शेल। ये एम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 12 है, 13 14 15 16 17 और 18 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है। उसके बाद है एन शेल। उसके बाद देखो क्या है बेटा, ये एन शेल है और इसके भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। ठीक है, अब क्या होगा, एक्स रेज, जो एक्स रेज हैं वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड रेज निकलते हैं, कैथोड रेज जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, खारिज करता है टंगस्टन फिलामेंट से वो
हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जिनको हाई वोल्टेज देकर उनको एक्सीलरेट किया जाता है। अच्छा, वो क्या करेंगे, टारगेट करेंगे किसको, इस एनोड को। ये एनोड मेटल है, ये बेटा एनोड मेटल है, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन देखो है, या जिसको हम कहते हैं कैथोड रेज, या फास्ट मूविंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब ये क्या होगा, पेनिट्रेट करके किसके अंदर जाएगा, ये पेनिट्रेट करके एनोड मेटल के अंदर जाता है। बेटा ये जो एक्सरेज है इसकी एनर्जी बहुत हाई है, ये हाई एनर्जेटिक है, ये पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, इसके अंदर, इसके अंदर जाता है। अच्छा, दो तरीके हो सकते हैं इसके, बेटा दो तरीके से अपनी एनर्जी लूज कर सकता है, दो तरीके हैं जिसके जरिए अपनी एनर्जी लूज कर सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद ये न्यूक्लियस के करीब से गुजरेगा, करीब से गुजरने के बाद ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज कर देगा और निकल जाएगा बाहर। एनर्जी लूज करेगा रेडिएशन की सूरत में और निकल जाएगा बाहर, चला जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका ये कि जो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हिट करता है किसको, एनोड मेटल को, शेल प्लस करके न्यूक्लियस में से न्यूक्लियस के पास गुजरता है, ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है, और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से अपनी एनर्जी को कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, कंटिन्यूस एनर्जी लूज करेगा, कंटिन्यूस एनर्जी लूज करेगा, और जो एक्सरे देगा, ठीक है, ये एक्सरे खारिज कर देगा। एक थ्योरी ये है, इस एक्सरे को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एक्सरे जो होते मिलते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, दूसरा जो तरीका है, दूसरी थ्योरी ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जाकर हिट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हिट करेगा किसको, इस इलेक्ट्रॉन को। ये जो इलेक्ट्रॉन टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है या कैथोड रेज है, ये क्या करेगा, हिट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। और ये तब हो सकता है जब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हो, ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से क्या हो, ज्यादा हो। मतलब इसको निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को जो निकालने के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए, अगर उसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन एनर्जी से ज्यादा है, ज्यादा हुई, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, निकाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन दो निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला, के शेल वाला, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये भी निकल जाएगा। इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, दो कौन से, एक ये जो कैथोड रेज वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया यहाँ से। अच्छा, के शेल का इलेक्ट्रॉन ये भी निकल गया, के शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो भी निकल गया। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रिमूव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ इस जगह इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज हो गई, कम हो गई, क्योंकि अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अब क्या होगा, यहाँ एल शेल से इलेक्ट्रॉन जंप लगा सकता है, इसमें एल शेल का इलेक्ट्रॉन जंप लगा सकता है, इससे एल शेल का इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा और एक्सरे मार्क करेगा। इसको कहते हैं के अल्फा, इसको कहा जाता है के अल्फा। के अल्फा का मतलब है, के अल्फा का मतलब है जंपिंग किसमें हुई है, थर्ड से सेकंड में जंपिंग हुई है, सॉरी जंपिंग हुई है सेकंड से फर्स्ट में, क्योंकि के शेल फर्स्ट शेल है बेटा, जो के शेल है वो पहला शेल है। इसका मतलब है एल शेल से इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया और कमी को पूरा कर दिया। हो सकता है कि कमी कहाँ से पूरी हो, इधर से कोई इलेक्ट्रॉन जंप लगाए,
और कमी को पूरा कर दे। मतलब एम शेल से इलेक्ट्रॉन जंप लगाए तो क्या मिलेगा, के बीटा का मतलब है थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा, फर्स्ट में आएगा और रेज खारिज करेगा। रेज क्या करेगा, खारिज करेगा एक्स रेज के रूप में। अच्छा, उसके बाद है चौथे ऑर्बिट से वो जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट में गिरेगा तो के गामा हो जाएगा जो फोर से फर्स्ट में। इसका मतलब है जब भी आपको पता है, आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ कर आए थे, जब भी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है फर्स्ट ऑर्बिट में होगी, के शेल में होगी, ज्यादा एनर्जेटिक रेज खाती है। देखो इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन होती है, अगर के शेल में हुई है, इसका मतलब किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन के शेल में गिर रहा है तो ज्यादा एनर्जेटिक रेज निकलते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ क्या होती है, शार्ट होती है। ऐसी सीरीज को हम कहते हैं के सीरीज। इसका मतलब ये होगा कि ये टारगेटेड जो इलेक्ट्रॉन था, टारगेटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कैथोड रेज वो एनोड के अंदर चला गया, एनोड मेटल के अंदर गया, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन के शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर नॉकआउट कर दिया, के का इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और खुद भी बाहर निकल गया। उसके बाद के में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शॉर्टेज पैदा होगी। अच्छा, वो शॉर्टेज कहाँ से पूरी हो रही है, या तो इलेक्ट्रॉन एल से जंप लगाएगा के में जाएगा, या इलेक्ट्रॉन एम से जंप लगाएगा के में जाएगा, या एन से इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा के में जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के से एल से के में जाता है तो उसको कहते हैं के अल्फा, जंपिंग होगी सेकंड से फर्स्ट में, के बीटा थर्ड से फर्स्ट में, के गामा का मतलब चौथे ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। इस सीरीज को हम कहते हैं के सीरीज। इनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्यों होगी, एंड हाई फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में हो रही है, हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में हो रही है। तो जो एक्सरेज मिलेंगे वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होंगे, उनको हम कहते हैं के सीरीज। और के सीरीज कौन देगा, के सीरीज वो देगा जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हाई होगा, जिस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वो हाई होगा, वही के सीरीज के रेज देगा, एक्स रेज देगा। अब आते हैं एल सीरीज। अच्छा, एल सीरीज, अच्छा एल सीरीज एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ लो एटॉमिक नंबर। जो लो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो लो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो एल सीरीज के एक्स-रेज खारिज करते हैं। these एक्स-रेज हैव लॉन्गर वेवलेंथ, इन एक्स-रेज की वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी, ठीक है, एंड लेस फ्रीक्वेंसी बिकॉज ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू एल शेप। अब जो ट्रांजिशन हो रही है सेकंड शेप में हो रही है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा था लेमन सीरीज हाइड्रोजन के अंदर, लेमन सीरीज ज़्यादा एनर्जेटिक रेज खारिज करती है। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी के शेल के अंदर तो ज़्यादा एनर्जेटिक रेज खारिज होगी, मगर एल शेल में अगर जंपिंग होगी इलेक्ट्रॉन की तो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक रेज खारिज नहीं होगी। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर लोअर है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, लो है। ये इसका न्यूक्लियस है, अब देखो ये के शेल है और के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। अब ये क्या है, एल शेल। एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। अच्छा, ये एम शेल है, एक दो तीन है, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह है, बारह है, 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अच्छा, अब ये लोअर एटॉमिक वाला एलिमेंट लिया हमने, जिसका एटॉमिक नंबर लोअर है उसको हमने लिया है।
अच्छा देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कहते हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बेटा कैथोड रेज या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कैथोड से आ रहे हैं, इनको टारगेट किया गया किस पर, एनोड पर। इन इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट किया गया, ये टारगेट मेथड है। टारगेट मेटल एनोड। अच्छा अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकालेगा किस में से, एल शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और एल शेल क्योंकि इसको इसके लिए एनर्जी कम चाहिए, एल शेल को रिमूव करने के लिए एनर्जी कम चाहिए। ये जाकर टारगेट हिट करेगा किसको, एल शेल के इलेक्ट्रॉन को, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन टारगेटेड इलेक्ट्रॉन था, जिस इलेक्ट्रॉन को हमने इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई, उस इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, एल शेल उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। और ये जो कैथोड इसका इलेक्ट्रॉन था वो भी रिमूव हो गया। तो अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन की कमी पैदा होगी, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज पैदा होगी। इसका मतलब है एल शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अच्छा ये कमी कहाँ से पूरी होगी, जारी बात है किसी हायर ऑर्बिट से पूरी होगी। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, अब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा जो उस कमी को पूरा करेगा, या किसी और हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा जो उसको पूरा। अच्छा तो उसमें से क्या निकलेंगे, रेज निकलेंगे, एक्स रेज निकलेंगे, जिनकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी। लॉन्गर क्यों, क्योंकि जंपिंग सेकंड शेल के अंदर हो रही है। इसका मतलब है जो ट्रांजिशन हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की एम शेल से हो रही है, एम शेल से एल शेल में इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, या एन शेल से इलेक्ट्रॉन गिरेंगे एल शेल के अंदर, तो ज्यादा एनर्जेटिक रेज खारिज नहीं होगी, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो एल सीरीज में, एल सीरीज से जो एक्सरेज निकलते हैं, एल सीरीज के जो एक्सरेज होते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ के होते हैं, लेस फ्रीक्वेंसी के होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है। और वो कौन देता है, जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लोअर होता है, जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लोअर होगा वो एल सीरीज के एक्सरेज कार्य करेंगे, जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन जंप लगा रहा है कहाँ से, एम से या एन से। अच्छा अब आपने एल, एल अल्फा, एल अल्फा कब मिलेगा आपको, एल अल्फा कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन जब जंप लगाएगा थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में। इसका मतलब है एल शेल में जंपिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की कहाँ से, एम से। अच्छा एल बीटा कब मिलेगा आपको, एल बीटा तब मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन की जंपिंग किसमें होगी, जंपिंग होगी एन शेल से, एन शेल का मतलब चौथा शेल, और वहां से जंपिंग होगी किसके अंदर, चौथे शेल से जंपिंग किसके अंदर होगी, सेकंड शेल, एल शेल के अंदर। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग है, जो इलेक्ट्रॉन जंप लगा, क्योंकि के से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, और के से इलेक्ट्रॉन को किसने रिमूव किया, कैथोड ने, या फास्ट इलेक्ट्रॉन्स ने उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अच्छा वो कमी कहाँ से पूरी होगी, जो किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा, जंप लगाएगा और जो एनर्जी लूज करेगा वो किस रूप में होगी, एक्स रे। ठीक है, तो एक्स रे जो होते हैं वो एल सीरीज के एक्स रे। अच्छा अब हम पढ़ते हैं, अच्छा आप इस तस्वीर के जरिए भी आप इसको देख सकते हो। अच्छा ये कहता है कि एक्सरेज किस तरह प्रोड्यूस होती है, कहते हैं एक्सरेज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब।
इसका मतलब इसके अंदर आप स्पेशल टाइप की डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। इन कैथोड इज हीटेड फिलामेंट। जो कैथोड होता है वो क्या होता है? हीटेड फिलामेंट होता है, और उसमें से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उस हीटेड फिलामेंट से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अंडर हाई वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज दिया जाता है इनको वोल्टेज ज़्यादा देते हैं, 5000 वोल्ट देते हैं। लो प्रेशर पे, ज़्यादा प्रेशर तो हमने पढ़ा कि डिस्चार्ज के अंदर प्रेशर लो रखते हैं, 0.001 मिलीमीटर। कैथोड रेज आर इमिटेड, तो निकलेंगे क्या? कैथोड रेज निकलेंगे। कैथोड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैथोड से, और वो जाएंगे किधर? एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड को जाकर हिट करेंगे, टारगेट मेटल एनोड होगा, तो एनोड से एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। अच्छा, कैथोड एंड ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ जाएंगे। वेयर दे स्ट्राइक, जहाँ पे ये स्ट्राइक करेंगे विथ हाई स्पीड, हाई स्पीड से टकराएंगे किसको? जाकर एनोड को टकराएंगे। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी अकर्स। मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी, पढ़ाया था आपको कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी। इसका मतलब है वो जो कैथोड रेज हैं जाकर एनोड में इलेक्ट्रॉन के से निकालते हैं। अगर एनोड में इलेक्ट्रॉन के से निकालते हैं तो के सीरीज मिलेगी आपको, एक सीरीज जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले। अगर वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या कैथोड रेज जाकर टारगेट मेटल में एनोड में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एल शेल में से, तो आपको मिलेगी एल सीरीज। इसका एम सीरीज भी मिल सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन एम से निकलेगा, एन सीरीज भी मिल सकती है, मगर वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली, जिनकी वेवलेंथ बहुत ही, उनकी सॉरी लॉन्गर वेवलेंथ होगी, लॉन्गर वेवलेंथ की रेडियस टारगेट। तो ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकर्स इन द एनोड एटम्स व्हिच कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज, जिनसे एक्स-रेज बनते हैं, फोटॉन्स। अच्छा, इसको देखिए, ये इसके अंदर गलत लिखा हुआ है बेटा। यहाँ पे जो ये बात लिखी हुई है ये सही नहीं है। टंगस्टन एनोड नहीं होता, कैथोड जो होता है टंगस्टन, कैथोड टंगस्टन है। अब कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये किसको हिट कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं एनोड को। ये एनोड है, इसको हिट कर रहे हैं, उसमें से निकल रहे हैं एक्स रेज। उसमें से क्या निकल रहे हैं? एक्स रेज निकल रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे हैं किसको? एनोड को, तो एनोड में से एक्स रेज निकल रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अच्छा, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्स रेज कि बेटा एक्स रेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ये अभी कुछ मैंने आपको बताई भी थी पहले। दीज आर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाई एनर्जी, इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, हाई एनर्जी है, और इनविजिबल है। इनकी जो वेवलेंथ है उसकी रेंज क्या होती है? 0.1 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक। मगर इसकी वेवलेंथ में मुख्तलिफ जो है वो, अगर मुख्तलिफ बुक्स में देखेंगे थोड़ी वेरिएशन जरूर होगी। कहीं लिखी होगी 0.01, 0.01, और 0.01 से 100 एंगस्ट्रॉम तक भी लिखी, मतलब यहाँ से इस तरह लिखे हुए 0.01, ये भी इसकी रेंज कहीं लिखी हुई बुक्स में। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर है। पेनिट्रेशन पावर इनका बहुत ज़्यादा होता है एक्सरेज का, ठीक है। और जो ज़्यादा एनर्जेटिक एक्सरेज होते हैं इनका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है। इसका मतलब है जिनकी ये वेवलेंथ है, जिनकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है, इनका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा। जो लॉन्गर वेवलेंथ है उनका पेनिट्रेशन पावर कम होगा। इसका मतलब है जो एक्सरेज ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट है, उनका पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होगा। लाइक कैथोड रेज, भाई कैथोड रेज हमने पढ़ा था कि स्टील में मूव करते हैं,
जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, तो जो एक्स रेज होंगे वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं, जो एक्स रेज हैं वो भी मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। These rays are unaffected by electric and magnetic field. इन रेज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, डिफ्लेक्ट नहीं होंगे क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दे इफेक्ट फोटोग्राफ प्लेट, ये जो फोटोग्राफ फिल्म पे होती है, फोटोग्राफ प्लेट होती है, उसको खराब कर देते हैं। एक्स रेज possess enough energy to ionize gases, जो एक्स रेज है वो गैसेस को आयनाइज कर देते हैं, एक्स रेज गैसेस को आयनाइज कर देते हैं। डैमेज एंड डिस्ट्रॉय लिविंग सेल्स, जो लिविंग सेल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है यूजेस ऑफ द एक्स रेज। देखो एक्स रेज का जो यूज है, एक तो मेडिकल पर्पस के लिए यूज होता है। देखो हड्डी टूट जाती है, बोन की फ्रैक्चर होता है, तो हम एक्सरे करवाते हैं कि कहाँ पे हड्डी में जो है वो कहाँ से हड्डी टूटी है, तो वहाँ से उसका पता चल जाता है। अगर हमारा दांत टूट गया है या दांत में कोई फ्रैक्चर वगैरह आ गया है, तो भी हम एक्सरे से पता चलता है कि दांत में कहाँ पे फ्रैक्चर आया है, ये कौन सा दांत टूटा हुआ है, कहाँ से टूटा है। अच्छा, तो एक्सरेज वर यूज्ड टू असिस्ट द सेटिंग ऑफ ब्रोकन आर्म ऑफ ए पर्सन। ठीक है, उसके साथ साथ एक्सरेज के यूज में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। They are used for the analysis of metallic substance या बुलेट इन द फ्लैश। अगर बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी है उसमें कोई जो है वो मेटलिक चीज मौजूद है या बुलेट मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे कराते हैं। एक्सरे से पता चल जाता है कि बुलेट जो है वो कितनी है और कहाँ पे फंसी हुई है। तो इसका मतलब इंसान के गोश्त में कहीं भी बुलेट वगैरह है, गोली वगैरह लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। या मेटलिक चीज कहीं जो है बॉडी में मौजूद है, तो वो भी हम क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक्सरे से क्या पता है, जो डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर जो डेंटिस्ट हैं वो दांतों का एक्सरे करवाते हैं, तो कहाँ से दांत जो होता है वो टूटा हुआ है या ब्रोकन दांत जो होता है, डिफेक्टिव या डैमेज जो टीथ होता है उसका पता चलता है कि कितना वो टूटा हुआ है। अच्छा, ये डिस्ट्रॉय करते हैं किसके लिए, कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका मतलब एक्सरेज को हम यूज करते हैं डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, जो कैंसर के सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एक्सरे थेरेपी यूज होती है। अच्छा, इसके अलावा जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं, एयरपोर्ट पे एक्सरे करते हैं ताकि बैग के अंदर कोई नाइफ चाकू वगैरह तो नहीं है या कोई वेपन तो नहीं है, मतलब कोई वेपन, कोई हथियार, कोई छुरी चाकू वगैरह अगर की बैग में मौजूद है, हम क्या करते हैं, एक्सरे से पता चल जाता है कि बैग के अंदर क्या मौजूद है। इसका मतलब एयरपोर्ट के ऊपर क्या होता है, चेकिंग करते हैं मटेरियल की कि मेटलिक कोई चीज, चाकू, ब्लेड, वेपन या इलीगल कोई गुड्स वगैरह तो मौजूद नहीं है उसके अंदर, बैग के अंदर। अच्छा, क्रिस्टलोग्राफी के अंदर इनको डिटरमाइन करते हैं किसके लिए, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल्स। बहुत अहम बात, किसी भी इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मालूम करना है कि वो क्यूबिक है, वो ट्राइगोनल है, वो पता चलता है एक्सरे एनालिसिस से। इसको कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेजरमेंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट उनके स्ट्रक्चर का। तो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसका पता चल जाता है किससे, एक्सरे एनालिसिस से। आखिरी बिट इसका है ये। अब आते हैं एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। देखिए, आपको मैंने पहले बताया था मोजले ने एक्सरेज की वेवलेंथ का मुताला किया। अभी भी हम यही पढ़ रहे थे, के सीरीज और एल सीरीज। तो के सीरीज में क्या होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की एक्सरेज निकलती है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की एक्सरेज इसलिए निकलती है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो के शेल से रिमूव होता है। इलेक्ट्रॉन जब के शेल से रिमूव होता है तो किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है के शेल के अंदर, और ज़्यादा एनर्जेटिक रेज खार्ज होती है जिनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। उन वेवलेंथ का मुताला किया था मोजले ने।
और वहां से उसने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया। कहता है जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसमें जो एक्सरेज निकलते हैं वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के होते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक रेज निकलते हैं। तो यही आगे इसके अंदर है। मोजले ने एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया था। देखो मोजले ने एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया था विद हेल्प ऑफ एक्सरेज की मदद से। तो मोजले इन 1913 स्टडी की थी किसकी, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज। जो शुरू में मैंने बताया था उसने एक्सरेज की वेवलेंथ का मुताला किया, प्रोड्यूस फ्रॉम द एनोड ऑफ द डिफरेंट मेटल, और उसने 38 एलिमेंट्स का मुताला किया। 38 एलिमेंट्स का मुताला किया फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक एलिमेंट्स का मुताला किया। ड्यूरिंग दिस वर्क he noticed that wavelength of the X-rays decreased regularly with increasing atomic number of the anode। जैसे एनोड का एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट होती रहती है। He further observed that frequency of these radiations directly proportional to the proton number। इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस एटॉमिक नंबर के। अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे के सीरीज से निकलेंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा होगी और वेवलेंथ क्या होगी शॉर्ट होगी। ज्यादा एनर्जेटिक रेज मार होंगे जिनका प्रोटॉन नंबर क्या होगा ज्यादा होगा न्यूक्लियस के अंदर। मोजले लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो स्क्वायर होता है फ्रीक्वेंसी का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एटॉमिक नंबर के। देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z माइनस B। और ये B क्या होता है, B कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। B कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर की है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एटॉमिक नंबर। अगर इनका ग्राफ बनाओगे आप लोग तो ग्राफ इनके दरमियान जो बनेगा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट एंड Z इज स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनेगा। इससे पता चलता है स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एटॉमिक नंबर के। और प्रोपोर्शन को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे बेटा, प्रोपोर्शन को रिमूव करेंगे तो क्या लगेंगे, तो ए जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जो बी है इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये था एक्सरेज के बारे में। अगर पुरानी बुक से आप पढ़ोगे तो पुरानी बुक में भी यही बात है। एक तो एक्सरेज को दरियाफ्त किसने किया था, रोंजन ने। किस तरह दरियाफ्त होता है, डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए। जब इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं किसको, तब एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। एक्सरेज की वेवलेंथ का मुताला हेनरी मोजले ने किया, तो वो हमारी पुरानी बुक में लिखा हुआ है। पुरानी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है डिक्रीज होती है रेगुलरली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है उसके जरिए मोजले ने एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट किया था, एटॉमिक नंबर को निकाला था। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द। सर प्लीज़ प्लीज़ सर एक्स्ट्रा क्लास ना लिया करो।